चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आज जो है आपके लिए जो है क्लास 11th का जो है पहला लेसन जो है समुच्चय, इसको पढ़ाया जाएगा। समुच्चय के बारे में बताया जाएगा आपको कि समुच्चय होता क्या है। तो चलिए इसके जो है सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि समुच्चय होता क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों की जो समुच्चय के बारे में सर्वप्रथम जिसने व्यवस्थित ढंग से बताया था वो थे एक जर्मन गणितज्ञ थे। हाँ जी, एक जर्मन गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज कैटर। क्या नाम था? जॉर्ज कैटर। ठीक है, 19वीं सदी में जो है इन्होंने बताया था, जॉर्ज कैटर ने, कि समुच्चय क्या होता है। ठीक है, समुच्चय के बारे में तो हम पहले से ही प्रयोग करते थे इनके बताने से पहले से मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जॉर्ज कैटर जब 19वीं सदी में आए तो इन्होंने जो है एक व्यवस्थित ढंग से जो है समुच्चय का प्रयोग किया और समुच्चय के बारे में बताया कि समुच्चय होता क्या है। ठीक है, समुच्चय होता क्या है। तो ये जर्मन गणितज्ञ थे। क्या थे? इन्होंने जो है समुच्चय का जो प्रयोग किया था एक त्रिकोणमिति श्रृंखला में किया था। किसमें किया था जी? त्रिकोणमिति श्रृंखला में किया था। त्रिकोणमिति श्रृंखला में किया था और इन्होंने जो है त्रिकोणमिति श्रृंखला के आधार पे जो है समझाते हुए जो है समुच्चय शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, समुच्चय को हम सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सेट बोलते हैं। समुच्चय को क्या बोलते हैं जी? सेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए इसके पहले चलते हैं इसके परिभाषा पे कि समुच्चय होता है क्या। इन्होंने समुच्चय के बारे में क्या बताया था, समुच्चय के बारे में क्या बताया था। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे से बच्चों कि समुच्चय क्या होता है। इन्होंने समुच्चय के बारे में क्या बताया था। तो समुच्चय के बारे में इन्होंने कहा था कि विभिन्न वस्तुओं का एक सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। मेरे प्यारे से बच्चों, इन्होंने बताया कि जो समुच्चय होता है वह एक समूह होता है, संग्रह होता है। क्या होता है? संग्रह होता है। और कैसा संग्रह होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं का। कैसा संग्रह होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं का। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे से बच्चों कि सुपरिभाषित क्या होता है। तो सुपरिभाषित के बारे में यहाँ जानते हैं। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में पूछा जाए, किसी भी समूह के बारे में पूछा जाए, हर एक व्यक्ति का राय एक ही हो, उसी को हम सुपरिभाषित कहेंगे। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पे इसको सीखते हैं। जैसे अगर हम पूछें आपसे, चलिए बताइए कि 10, आपसे अगर हम पूछें 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का समूह या समुच्चय, समूह या इसको समुच्चय भी लिख सकते हैं। तो देखिए यह सही है कि नहीं, यह सही है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे से बच्चों, इसको चेक करने के लिए यह सही है कि नहीं, देखिए क्या यह, अगर हम आपसे पूछें कि 1 से 10 तक के सभी विषम संख्या को बताइए, तो आप कहेंगे कि ठीक है सर, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और कौन होगा जी? 9 होगा। 9 होगा ना, यही होगा ना। किसी और स्टूडेंट से पूछे तो वो भी कहेगा नहीं सर 1 3 5 7 9, यही बताएगा क्योंकि यही ओड नंबर होता है, ये विषम संख्या होता है। कोई ये तो नहीं बताएगा, ये तो नहीं बताएगा ना कि 2 4 6 8, नहीं, ये तो बताएगा नहीं क्योंकि ये तो इवन नंबर होते हैं, सम संख्या होते हैं। तो 1 से 10 तक की जो है विषम संख्याओं का समूह मेरे प्यारे बच्चों किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए, अगर वो पढ़ा लिखा है, जानकार व्यक्ति है, जानकार स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा है, तो उसका जवाब क्या होगा जी? यही है, यही होगा। तो यह जो होगा यह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है इसका मतलब कि सभी का जवाब एक ही है, इसलिए क्या है? यह सुपरिभाषित है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। अगर हम आपसे कहें
अगर हम आपसे कहें कि 160 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय, 160 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय, क्या यह सही है, सुपरिभाषित है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर 160 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय अगर हम निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड आपको करना आता है। तो 160 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटेंगे तो ये 80 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 40 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, फिर 2 से 10 आएगा, फिर 2 से 5 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं तो 160 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर आपसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहें मेरे प्यारे बच्चों कि 160 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो आप भी कहेंगे कि सर यही होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। या किसी और स्टूडेंट से निकालने के लिए कहें तो भी यही बताएगा, तो आपको समझ में आया होगा कि सुपरिभाषित क्या होता है। सुपरिभाषित कहने का मतलब मेरे प्यारे से बच्चों कि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए उसका जवाब क्या हो जी, एक ही हो, चाहे वो पूरे विश्व में क्यों नहीं पूछ लिया जाए, विश्व के किसी पूरे वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए तो आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के का समुच्चय क्या यह परिभाषित है, सुपरिभाषित है? तो आप कहेंगे जी सर, क्यों? क्योंकि स्वतंत्र भारत के जो भी प्रधानमंत्री हुए वो निश्चित है, वो क्या है जी, निश्चित है। अगर उनका नाम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं उनका नाम। यानी स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय यह सत्य है, क्योंकि यह सुपरिभाषित समूह है। यह क्या जी, सुपरिभाषित समूह है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम आपसे कहें कि पूरे भारत के सभी नदियों का समुच्चय या क्या सही है, समुच्चय है कि नहीं है, पूरे भारत के सभी नदियों का समुच्चय, तो अगर हम इसको जो है लिखना चाहें तो आप जो है खोज के जो है अगर अच्छे से जानकारी प्राप्त करके इसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पूरे भारत में नदियां वो निश्चित है। पूरे भारत में जो भी नदियां हैं वो क्या है जी, निश्चित है। ये भी एक सुपरिभाषित समूह है। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, आपसे कहा जाए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, क्या यह सही है? ये समुच्चय लिखा जा रहा है या क्या सही है? तो आप देखिए किसी भी अगर आपसे हम पूछेंगे प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय तो क्या बताएंगे? कहेंगे सर 2 से स्टार्ट होगा, सबसे छोटी सम संख्या 4, 6, ठीक है, 8 और 10। आप भी यही बताएंगे, किसी और से भी पूछे वो भी यही बताएगा। ठीक है, तो जो भी एक जो है सुपरिभाषित समूह होगा उसी को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। सुपरिभाषित का मतलब आपको समझ में आया होगा कि पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए सबका जवाब एक ही हो, वही क्या कहलाएगा, सुपरिभाषित। मेरे प्यारे से बच्चों ऐसा नहीं है कि जो है जॉर्ज कैटर ने ही बताया तो हमने समुच्चय का प्रयोग करना शुरू किया। समुच्चय का प्रयोग हम पहले से भी करते थे। ठीक है, आप कहेंगे सर कैसे? तो समुच्चय का प्रयोग जो है हम पहले से भी करते थे मेरे प्यारे से बच्चों। जॉर्ज कैटर ने बस इतना सा बता दिया कि उन्होंने व्यवस्थित ढंग से जो है, सुव्यवस्थित ढंग से जो है समुच्चय का प्रयोग करना सिखाया। उसके बाद बहुत सारे गणितज्ञ आए, इसमें और सारे सर्च हुई, खोज हुई, और सारे ठीक है खोजें हुई, और समुच्चय का और ज्यादा क्या हुआ जी, विस्तार हुआ, जो हम आगे धीरे धीरे क्या करेंगे जी, पढ़ेंगे। तो जॉर्ज कैटर ने सुव्यवस्थित ढंग से जो है समुच्चय को बताना सिखाया। लेकिन इसके पहले भी जो है हम समुच्चय के बारे में जानते थे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अगर ध्यान दिए होंगे आप पिछली कक्षा में क्लासेज में मैंने क्लास 9 का जो है वीडियो डाल के रखा है, उसमें नंबर्स के बारे में आपको बताया है, उसमें ध्यान देंगे। इसी चैनल पे डाल के रखा है मैंने वीडियो, ठीक है। अगर आपसे कहें कि बताइए हमें प्राकृतिक संख्याओं का समूह का, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्या का आप नाम ले मेरे प्यारे से बच्चों, तो आप कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं जो भी होती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी धन संख्या, धन +1 से लेकर अनंत तक होती है। यानी ये सब जो भी है क्या है जी, प्राकृतिक
संख्या है। तो मेरे प्यारे से बच्चों, ये भी तो एक सुपरिभाषित समूह है। प्राकृतिक संख्या भी तो एक सुपरिभाषित समूह है, क्योंकि अगर प्राकृतिक संख्या का जिक्र किया जाए, नाम लिया जाए, तुरंत आपके दिमाग में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। कहां तक जाएगा जी? अनंत तक। यानी 1 से शुरुआत होगा और अनंत तक जाएगा। ये भी तो एक सुपरिभाषित समूह है, ठीक है। जिसको हम, इसको जो हम किससे निरूपित करते हैं, आप जानते हैं, कैपिटल एन से। किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल एन से। तो जो भी है जो देखिए, हम पहले से भी इन सब चीजों का प्रयोग करते थे। पिछली क्लास में 9th में भी आप प्रयोग किए हैं, 8 में भी, 7 में भी पढ़े इसके बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, ठीक है। इसी तरीके से जॉर्ज कैटर के पहले भी जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सब संख्याओं को पढ़ते थे, क्योंकि ये सब समूह ही तो है। प्राकृतिक संख्या कोई अकेले थोड़ा नहीं है। प्राकृतिक संख्या का मतलब सभी धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्या है प्राकृतिक संख्या है। होल नंबर की बात करें, यानी पूर्ण संख्या की बात करें, तो अभी तो एक समूह है, एक परिभाषित समूह है, सुपरिभाषित समूह है। कैसा समूह? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, सभी धनात्मक संख्या जाती है, तो अभी एक सुपरिभाषित समूह हो। तो सुपरिभाषित समूह है मेरे प्यारे बच्चों, सुपरिभाषित समूह है तो समुच्चय कहलाएगा ही, ठीक है। अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक भी एक सुपरिभाषित समूह है। तो आप कहेंगे कैसे सर? तो पूर्णांक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या, यानी ये सब संख्याएं जो भी नंबर लाइन पे है, सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब क्या जी? पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या है, तो यानी ये पूर्णांक संख्या भी तो एक समूह है। कैसा समूह है? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या शून्य सहित। किसी से भी पूछे यही बताएगा, किसी भी व्यक्ति से पूछे, किसी भी स्टूडेंट से पूछे यही बताएगा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 से धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, यानी ये एक सुपरिभाषित समूह है। तो ये भी तो पूर्णांक संख्या भी तो क्या हुआ? एक समुच्चय हुआ, जिसका प्रयोग हम बहुत पहले से ही करते चले आ रहे हैं, बहुत पहले से ही करते चले आ रहे हैं। इस पूर्णांक संख्या को हम z से प्रदर्शित करते हैं, z से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे से बच्चों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी सुपरिभाषित समूह होगा, सुपरिभाषित का मतलब कि जिसके बारे में किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए, सबका जवाब एक ही होगा, उसको हम क्या कहेंगे जी? समुच्चय कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे, ठीक है। तो एक चीज और भी है, मैंने समझाया यहाँ पे कि जॉर्ज कैटर जो थे, जर्मन गणितज्ञ, उनके बताने से पहले भी हम समुच्चय का प्रयोग करते थे, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से नहीं करते थे, एक व्यवस्थित तरीके से नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम आए बताए, उन्होंने जो है त्रिकोणमिति श्रृंखला में जो है समुच्चय का व्यवस्थित ढंग से जो है प्रयोग किया, और वहीं से जो है समुच्चय का सिद्धांत उन्होंने जो है आगे बढ़ाया। और सारे गणितज्ञ इसमें अपने नियम भी दिए हैं समुच्चय में, और सारे आगे जो है गणितज्ञ जो है नियम दिए हैं, जैसे कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और उनके बारे में क्या करते चले जाएंगे जी? पढ़ते हुए चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो समुच्चय क्या होता है, इसको पढ़ लिया आप। अगर ठीक है, अगर आपको समझाना चाहें तो सुपरिभाषित समूह कौन सा नहीं होता है, उसको एक दो एग्जांपल दे देते हैं आपके लिए, कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर तो कौन सा ऐसा कौन सा समूह होगा जो सुपरिभाषित नहीं है। तो कुछ नहीं मेरे बच्चे, जाहिर सी बात है, अगर हम आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछें, अगर हम आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछें कि आप बताइए आपके पसंदीदा गणित के अध्यापक का समुच्चय, क्या यह सही है? क्या यह सही है? समुच्चय का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों समूह। क्या यह चीज सही है जिसको समुच्चय कहा जा सकता है? तो आप कहेंगे कैसे सर? देखिए, नहीं, क्योंकि अगर हम आपसे पूछें तो कहेंगे नहीं सर मेरा पसंदीदा अध्यापक जो है, किसी और स्टूडेंट से पूछे कहेंगे नहीं सर मेरा बी है, कोई कहेगा सी है, ठीक है, कोई कहेगा सी है, कोई किसी और का नाम लेगा, कोई किसी और का नाम लेगा, क्योंकि जो अलग अलग स्टूडेंट के जो है टीचरों का पसंद, अलग अलग स्टूडेंट के जो है फेवरेट टीचर अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग पसंद हो सकती है अलग अलग स्टूडेंटों की, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक आध दो स्टूडेंट की पसंद एक ही हो जाए, लेकिन ऐसा हम उसको जो है सुपरिभाषित नहीं कहेंगे कि जो एक दो मिल जाए, सेम से मिल जाए, नहीं। सुपरिभाषित उसी को कहेंगे, सुपरिभाषित उसी को कहा जाएगा जिसमें सबका जवाब एक ही आए, सबका जवाब एक ही आए। तो समझ में आया होगा कि सुपरिभाषित क्या होता है। सुपरिभाषित समूह होगा तभी समुच्चय कहलाएगा, नहीं तो
नहीं कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सुपरिभाषित समूह होगा तभी समुच्चय कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। आगे चलते हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं समुच्चय का संकेतन। तो मुझे आशा है कि यहां तक जो है हम आपको समझाने में कामयाब हुए होंगे। ठीक है, यहां तक जो है आपको समझाने में कामयाब हुए होंगे। चलिए अब समुच्चय का संकेतन करते हैं। तो किसी भी समूह या समुच्चय को जो भी हम दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा जो है अंग्रेजी के जो है बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। किसका? जैसे अभी हम प्राकृतिक संख्या था ना जी, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या भी तो एक समूह है, सुपरिभाषित समूह है, यानी समुच्चय है। तो इसको हम सिखाएं कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। अभी हम पूर्ण संख्या लिखे थे, पूर्ण संख्या भी तो एक सुपरिभाषित समूह है मेरे प्यारे बच्चों। तो पूर्ण संख्या किससे दर्शाए थे? कैपिटल डब्ल्यू से। किससे? अब ये लिखे थे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या भी तो एक सुपरिभाषित समूह है। पूर्णांक संख्या को जो है कैपिटल जेड से लिखे थे। तो यानी समुच्चय का जो भी संकेत लिखते हैं उसको जो है समुच्चय को जो है कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रयोग करते हैं। किससे? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रयोग करते हैं। यानी समुच्चय प्राय अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कह सकते हैं ABCD, इस तरीके से जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करके समुच्चय का क्या कर सकते हैं जी? संकेतन कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने सिखाया प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या कैपिटल डब्ल्यू से, पूर्णांक संख्या को कैपिटल जेड से। इस तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं आपका। अब आता है समुच्चय का अवयव। ठीक है, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? तो मेरे प्यारे से बच्चों, समुच्चय के अवयव कहलाते हैं जो भी, यानी कि समुच्चय में जो समुच्चय निरूपित हो रहा है, तो समुच्चय में जो प्रत्येक सदस्य होगा, समुच्चय में उपस्थित यानी समूह में उपस्थित जो प्रत्येक सदस्य होगा उसी को समुच्चय का अवयव कहते हैं, उसी को समुच्चय का अवयव कहते हैं। जो मैंने प्राकृतिक संख्याओं लिखा था, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्ट हुआ था कि नहीं? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा था ना अभी, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा था। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखने की कोशिश करें तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 इस तरीके से डाट डाट अनंत तक चला जाएगा ना जी। जो ये मेरा प्रत्येक सदस्य जो है यही अवयव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अवयव कहा जाएगा। एक भी क्या है जी? इसका इस समुच्चय का अवयव हो, 2 भी अवयव हो, 3 भी अवयव हो, 4 भी अवयव हो, 5 भी अवयव हो, अनंत तक जो भी प्रत्येक सदस्य होगा वो समुच्चय का क्या कहलाएगा जी? अवयव कहलाएगा। इस तरीके से होते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर रिप्रेजेंट करना हो मुझे, समुच्चय के अवयवों को रिप्रेजेंट करना हो, अगर उनको नोटेशन देना हो मुझे समुच्चय के अवयवों को, तो समुच्चय को तो हम कैपिटल लेटर से जो है डिनोट कर दिए, लेकिन समुच्चय के अवयवों को जो है रिप्रेजेंट करना हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो है स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आगे आपको समझा दिया जाएगा और अच्छे से। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं समुच्चय के अवयव। ठीक है, समुच्चय के अवयव, अवयव। ठीक है, समुच्चय के अवयव। लिख लेते हैं यहाँ पे, समुच्चय को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक सदस्य को समुच्चय का अवयव कहते हैं। तो
समुच्चय का अवयव क्या होगा, जो भी समुच्चय में को निरूपित कर रहा है, जो भी संग्रह है, संग्रह में जो उपस्थित प्रत्येक अवयव, प्रत्येक जो सदस्य है, उसी को हम क्या कहेंगे, समुच्चय का अवयव कहेंगे। इनको जो है प्राय अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है, जैसे कह सकते हैं ए बी सी डी, इस तरीके से जेड तक। कहां तक जी, जेड तक छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ये तो समझ में आया होगा आपको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है, धैर्य रखिए, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ये बेसिक चीज है, आपको एक एक चीज समझाया जा रहा है, आपका भी फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, जिसको कहते हैं न्यू तैयार किया जा रहा है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ पहाड़ सी चीजें नहीं है, कुछ पहाड़ सी चीजें इसमें नहीं है। बस इसको जो है याद करना है, समझना है इसको कि देखो इसमें कुछ अलग से कुछ इतना नहीं, इतना खोज करके लाई हुई चीजें ये सब नहीं है। ये सब बस क्या है, जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं कि समुच्चय के अवयव क्या कहते हैं। जो समूह में जो सम्मिलित प्रत्येक जो सदस्य होगा उसी को जो है समुच्चय का अवयव कहेंगे। समूह में जो है, जो भी सुपरिभाषित समूह में जो होगा, जो भी सुपरिभाषित समूह में शामिल सदस्य होगा उसी को क्या कहेंगे जी, प्रत्येक सदस्य को क्या कहेंगे, समुच्चय का अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे जी, समुच्चय का अवयव कहेंगे। इस समुच्चय के अवयव को जो है हम इस्तेमाल किसे प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी के स्मॉल लेटरों से। किसे, इसमें अंग्रेजी के स्मॉल लेटरों से। चलिए इसको आपको एक चीज और समझाते हैं। अगर हमको दर्शाना हो कि मान लेते हैं कि कोई समुच्चय हो, किसी भी समुच्चय ए का कोई भी अवयव, ठीक है, किसी भी समुच्चय ए का कोई भी अवयव को की उपस्थिति दर्शाने के लिए, यानी किसी भी समुच्चय ए का कोई भी अवयव की उपस्थिति दर्शाने के लिए यूनानी चिन्ह, इसको बोलते हैं यूनानी चिन्ह एप्सिलॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको क्या बोलते हैं जी, इस तरीके से ई बनाया हुआ है और बीच से काटा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं जी, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको तो बोलते हैं एप्सिलॉन। इसका नाम क्या है जी, इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं जी, यानी किसी भी सदस्य को दर्शाना हो कि जैसे मान लेते हैं कोई भी समुच्चय ए है, उसका कोई सदस्य जो है इससे जो है दर्शाना हो कि समुच्चय ए का वो अवयव हो, तो उसको जो है इससे दर्शाएंगे, एप्सिलॉन से। किससे दर्शाएंगे, एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है जी, बिलोंग्स टू। जैसे आपको उदाहरण देके समझाते हैं, आपको क्या समझाते हैं, उदाहरण देके समझाते हैं आपको कि मान लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पे यक्स, जो यक्स अवयव यक्स समुच्चय ए का सदस्य, जो अवयव यक्स है वह किसका अवयव है, ए का। किसका अवयव है, ए का। तो इसको अगर मुझे दर्शाना हो तो इसको लिख सकते हैं यक्स जो है अवयव है ए का, इस तरीके से लिख सकते हैं शब्दों में। नहीं तो अगर इसको इसके रूप में दर्शाना हो तो हम कह सकते हैं यक्स इज बिलोंग्स टू ए। यक्स इज बिलोंग्स टू ए, यानी यक्स जो है समुच्चय ए का अवयव है। यक्स जो है समुच्चय ए का अवयव है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, अवयव है तो इसको हम स्मॉल लेटर में लिखे हैं और समुच्चय को रिप्रेजेंट किए हैं तो इसको हम कैपिटल लेटर में लिखे हुए। ये
छोटी छोटी चीजें जो है आपको ध्यान देनी है। तो जो भी समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जो भी जो है अवयव को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको जो है हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे कि अगर यही बोल दिया जाए आपसे कि सी जो है स्मॉल सी, कौन सा स्मॉल सी जो है समुच्चय लिख देते हैं यहाँ पे, बी का अवयव है। ये चीज है कि सी जो है वो समुच्चय बी का क्या है जी, अवयव है। सी जो है समुच्चय बी का अवयव है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी समुच्चय बी का समुच्चय बी का अवयव सी है। क्या जी, सी है, स्मॉल सी है। क्या जी, स्मॉल सी है। यानी कि जो सी है ये समुच्चय बी का अवयव है या समुच्चय बी का अवयव सी है। अगर इसको मुझे दर्शाना हो, रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से लिखेंगे, सी इज बिलोंग्स टू बी। जो सी है ये क्या जी, स्मॉल सी है, यह किसका अवयव है, बी का अवयव है। किसका अवयव है, बी का अवयव है। इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, सी इज बिलोंग्स टू बी, सी इज बिलोंग टू, सी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू बी। यानी आप समझ गए होंगे कि अगर हम अवयव को दर्शाना है तो इस एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। एप्सिलॉन को हम जो है पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं जी, बिलोंग्स टू। ठीक है, मैंने यहां दर्शाया। अगर इस तरीके से और एग्जांपल लें, अगर यहां पे और एग्जांपल लें, कहा इस तरीके से लिख दिया जाए कि y समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अगर ऐसा हो जाए कि जो ये y है, स्मॉल y है, वो समुच्चय ए का अवयव नहीं, अभी तो अवयव था तो आप बिलोंग्स टू लगा के देख ले रहे थे, लेकिन अगर कह दिया जाए कि y जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं, इसको दर्शाना है मुझे प्रतीक में, तो क्या काम करेंगे हम लोग। तो जैसे हम दर्शा रहे थे कि बिलोंग्स टू कह रहा है कि ये समुच्चय ए का अवयव है, अगर इसका मतलब हुआ कि y जो है ए का अवयव है, लेकिन इसी बिलोंग्स टू को ऐसे कट कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा y इज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इसका मतलब हो जाएगा y जो है ए का अवयव नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, कटने का मतलब नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू, यानी कि जो y है ए का अवयव नहीं है, y है ए का अवयव नहीं है। तो अवयव को दर्शाना हो मेरे प्यारे बच्चों तो किस तरीके से आप दर्शा लिए, इतना तो आप सीख लिए। इसके बाद जो है अब समुच्चय लिखने के तरीके सीखेंगे हम लोग कि समुच्चय को लिखा कैसे जाता है। समुच्चय के लिखने की दो विधियां हैं, एक जो हम सूची विधि या तालिका विधि बोलते हैं जिसको, ठीक है। समुच्चय दो तरीके से लिखा जाता है, इसको जो हम सूची विधि या तालिका विधि बोलते हैं, और दूसरा होता है गुण विधि जिसको बोलते हैं या प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। तो इसको जो है सूची विधि तालिका विधि जो है कल से जो है पढ़ना प्रारंभ करेंगे अगली क्लास में, कल वाले क्लास में। तो मेरे प्यारे से बच्चों जो है वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो है आपको जो है अगर यहाँ से हम वीडियो अपलोड करें चैनल पे तो तुरंत आपको पता चले, ठीक है, कि वीडियो अपलोड हो गई है। इससे पहले जो है मैंने जो है क्लास 12 का जो है रिलेशन एंड फंक्शन का जो है वीडियो डाला है। अगर कोई आपका बड़ा भाई हो या कोई दोस्त हो जो क्लास 12 में पढ़ता है तो उसमें जो उसको बता सकते हैं कि क्लास 12 का भी जो है रिलेशन एंड फंक्शन का जो है मैथ का लेसन डाला गया है, लेसन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद क्लास 10 के लिए, क्लास 10 के लिए भी मैंने जो है मैथ का और साइंस का वीडियो बना रहे हैं अभी, और क्लास 9 का भी मैथ साइंस का वीडियो बन रहा है मेरे प्यारे से बच्चों, ठीक है। तो यानी 9, 10, 11, 12, ठीक है। इसके बाद जो है एसएससी का भी मैथ और एसएससी का भी रीजनिंग का बैच डाला जा रहा है इस पे, यानी ऑनलाइन पढ़ाई आपके लिए जो है इस पे बेहतरीन कराई जा रही है। अगर आपको जो है पढ़ना है तो रेगुलर वीडियो देखिए, रेगुलर वीडियो डाला जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम पढ़ेंगे समुच्चय को जो है दर्शाना या लिखने का तरीका, जैसे तालिका विधि क्या होती है, सूची विधि क्या होती है, गुण विधि क्या होती है, जिसको हम निर्माण विधि भी कहते हैं, तो किस तरीके से लिखा जाता है तो उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।